गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग राजनीति शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने राज्य जस्ट पहले पिछले वीडियो में राज्य के संबंध में बेसिक अवधारणाओं को स्पष्ट किया था। राज्य क्या है, कितने तत्व होते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी में मैंने आपको चिन्हित भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने राज्य में पार्ट 2 कहने का मतलब राज्य से संबंधित दूसरे भाग में हमने अवधारणाओं को लिया है। मित्रों, ध्यान से समझना कि राज्य के संबंध में है तो कई अवधारणाएं, लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा यही है। जैसे राज्य है, आपको पता है मित्रों, राज्य के संबंध में कुछ ऐसे विचारक हैं जो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं जो मूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अर्थात कुछ राज्य को वैचारिक स्तर पर लेकर के विश्लेषण करते हैं, कुछ राज्य को यथार्थवादी स्तर पर लेकर के विश्लेषण करते हैं। लेकिन मित्रों, सावधान रहिएगा, अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, अर्थात कोई कहे कि राज्य है ए मूर्त, बी अमूर्त, सी दोनों, डी ना तो मूर्त ना तो अमूर्त, तो ध्यान रखना मित्रों, वास्तव में जो प्रैक्टिकली स्टेट का जो कंडीशन बनता है, जो सेफ है, वह राज्य को मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। अर्थात राज्य एक मूर्त संगठन है, लेकिन बहस दोनों स्तर पर चलती है। वैश्विक राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर जो विद्वत जन हैं, उनके बीच इसको लेकर के मतभेद बना रहता है और यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती रहती है। उसी में हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जो राज्य के संबंध में क्या चिंतन करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। जैसे मित्रों, हमने यहाँ टाइटल भी दिया है, राज्य संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। पहला है प्रत्ययवादी, जिसको मित्रों हम आदर्शवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इधर जो मैंने लिखा है ये समर्थक विचारक हैं। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ एक टाइटल दे दें तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप चल रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप समर्थकों का ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा ग्रुप जो है ये समर्थकों का ग्रुप है। कहने का मतलब है, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि राज्य के प्रत्ययवादी या आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक विचारक कौन है, तब आप कैसे गिनाओगे। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेता है, इवन रिटन में आपसे पूछ लेता है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, प्लेटो, अरिस्टो, कांट, बोसांके, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, ये जितने भी विचारक हैं मित्रों, ये सब के सब आदर्शवादी विचारक हैं, ये सब के सब प्रत्ययवादी विचारक हैं। प्रत्यय मीन्स होता है विचार, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय मीन्स होता है विचार। और जो आदर्शवादी विचारक होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी विचारक राज्य को बहुत बड़ी चीज मान लेते हैं। वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कहने का मतलब, ये जो आदर्शवादी विचारक हैं, ये राज्य को कोई उसमें आप कह सकते हैं बनाई गई संस्था नहीं मानते, या इंसान के द्वारा बनाई गई संस्था नहीं मानते। इनका कहना रहता है कि वास्तव में राज्य एक ऐसी संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए आई है, जो व्यक्ति को नैतिक बनाने का एक बहुत बढ़िया साधन है, संगठन है, संस्था है। लेकिन यह किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई नहीं है, समुदाय के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से बना हुआ है। कहने के मतलब, इसमें जो अवधारणा हमारे सामने आती है वह राज्य की नैतिक अवधारणा है, राज्य की आदर्शवादी अवधारणा है। और मित्रों, हमेशा समझिएगा, ये जितने भी विचारक हैं जो आदर्शवादी दृष्टिकोण हैं, ये प्रायः दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इनका कहना होता है,
जो प्रमुख बन जाते हैं, उनका कहना है कि वास्तव में राज्य पहले था नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि हुई, ईश्वर ने मानवता की भलाई के लिए राज रूपी संस्था को अवतरित किया, राज रूपी संस्था को जन्म दिया। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा है, खास तौर पर अगर मैं हेगल की चर्चा करूं, आदर्शवाद को चरम बिंदु पर पहुंचाने का जो आधुनिक विचारकों में श्रेय जाता है वो हेगल को जाता है। चरम आदर्शवादी विचारक है, ये कहता है कि वास्तव में ये जो राज्य है ईश्वर का प्रयाण है, ईश्वर का अवतार है। और फिर आगे कहता है कि जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान है और वह कभी कोई भी त्रुटि नहीं कर सकता और अपने लाभ के लिए अधिकतम बलिदान का अधिकारी होता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि वह लोगों के कल्याण के लिए अपने को लोगों के समर्थक के रूप में, लोगों के सहयोगी के रूप में वह प्रस्तुत करता है। और आप ये कह सकते हैं एक लाइन में कि जो यह राज्य है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का चित्र है, ईश्वर का प्रयाण है, ईश्वर का ही स्वरूप है और इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है, अर्थात राज्य ईश्वरीय है। और ध्यान देना मित्रों, ये जो आदर्शवादी विचारक हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने राज्य को ईश्वरीय माना, इन्होंने राज्य को नैतिक माना, इन्होंने राज्य को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप दिया। इन्होंने बताया कि राज्य का निर्माण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ईश्वर मानव के कल्याण करने के लिए राज्य रूपी संस्था को जन्म दिया है, अर्थात ईश्वरीय कृपा दृष्टि से ही राज्य का जन्म हुआ है। अब उसके बाद मित्रों एक चीज सावधान रखिएगा, हमेशा दिमाग में आपको सेटअप कर लेना है कि जो भी आदर्शवादी दृष्टिकोण आएगा, जहां भी आइडियलिस्टिक विचार होंगे, जहां भी आदर्शवादी दृष्टिकोण आएगा, वहां मित्रों अगर मैं चित्र के रूप में आपके सामने रख दूं कि अगर यह राज्य है, ध्यान से आप समझेंगे, और यह व्यक्ति है, तो ये जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को साध्य मान लेते हैं, अर्थात राज्य को लक्ष्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मान लेते हैं। कहते हैं राज्य व्यक्ति के लिए अपना एक श्रेयस देता है, आप कह सकते हैं राज्य व्यक्ति का कल्याण करना चाहता है, इसलिए व्यक्तियों को हमेशा राज्य के लिए तैयार रहना होगा, व्यक्तियों को हमेशा राज्य के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। व्यक्ति हमेशा एक साधन के रूप में होगा, राज्य हमेशा साध्य के रूप में होगा, अर्थात राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य ही श्रेयस है, राज्य ही लक्ष्य है और राज्य के लिए व्यक्ति सदैव एक साधन के रूप में प्रयुक्त होगा। तो मित्रों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आदर्शवाद आएगा, जब भी हम आदर्शवाद की चर्चा करेंगे, आदर्शवाद की चर्चा करेंगे, तुरंत वहाँ पर राज्य सब कुछ हो जाता है, राज्य को वहाँ साध्य मान लिया जाता है, श्रेयस मान लिया जाता है, लक्ष्य मान लिया जाता है, व्यक्ति की सत्ता गौण हो जाती है, व्यक्ति को महत्व नहीं मिलता, व्यक्ति केवल वहाँ साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहली बात क्या समझ में आई मित्रों, जैसे सबसे प्राचीन विचारधारा, एक चीज आप समझ लीजिएगा, अगर राजनीति शास्त्र में कोई विचारधारा आई है सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा है। आदर्शवादी विचारधारा सबसे प्राचीन है, प्रत्ययवादी विचारधारा सबसे प्राचीन है। यहाँ पर ईश्वर के दैवी, आप कह सकते हैं दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर राज्य की सत्ता को स्वीकार किया गया है, ईश्वर को राज्य का सृष्टिकर्ता माना गया है, ईश्वरीय प्रयास से ही राज्य रूपी जो सत्ता है उसको स्वीकार किया गया है। और कहा जाता है, खास तौर पर प्लेटो भी कमेंट करता है, राज्य लोगों की भलाई के लिए आया है, जबकि इस आदर्शवाद का जो शिखर पुरुष है, शिखर विचारक है हेगल, वो कहता है कि यह जो राज्य है ईश्वर का प्रयाण है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का स्वरूप है, जो उसने लोगों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। आप ध्यान रखना, जब भी आदर्शवाद शब्द आए
मित्रों हमेशा ये समझे रहना कि वह राज्य को भौतिक नहीं बल्कि एक नैतिक संस्था मानते हैं और राज्य को ही सब कुछ मान लेते हैं, राज्य को ही लक्ष्य मानते हैं। व्यक्ति की सत्ता गौण हो जाती है, व्यक्ति साधन बन करके रह जाता है, राज्य साध्य बन जाता है। राज्य के लिए व्यक्ति रूपी साधन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ व्यक्ति को वह स्तर नहीं प्राप्त होता जो राज्य को प्राप्त होता है। राज्य को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि राज्य ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वर का स्वरूप है, और जो राजा है ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, जो धरती पर अवतरित होकर के लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो राजा और राज्य दोनों आदर्शवादी विचारधारा के लोग, आदर्शवादी जो विचारक हैं वो राजा और राज्य दोनों को ईश्वरीय मान लेते हैं, उन्हें साध्य मानते हैं और व्यक्ति विशेष को साधन मान लेते हैं, व्यक्ति को उपकरण मान लेते हैं। तो मित्रों इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप आदर्शवाद को समझ गए होंगे। पहली बात, आदर्शवाद या प्रत्ययवादी विचारधारा राज्य को ईश्वरीय संस्था मानते हैं, राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तीसरी चीज, राज्य को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। चौथी, राज्य को सर्वशक्तिमान घोषित कर देते हैं, अर्थात व्यक्ति राज्य के खिलाफ न जा करके वास्तव में राज्य के लिए व्यक्ति को समर्पित हो जाना चाहिए, राज्य के लिए व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। इस तरह से आदर्शवादी राज्य का एक आप कह सकते हैं बिल्कुल नैतिक अवधारणा, ईश्वरीय अवधारणा, दैवी उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। और इनके समर्थक विचारक हैं प्लेटो, अरिस्टो, कांट, बोसांके, हेगल, ब्रैडले, ग्रीन। यहाँ मित्रों एक चीज सावधान रहिएगा, अरिस्टो लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि सर अरिस्टो आदर्शवाद के अंतर्गत रखा गया है, वास्तव में अरिस्टो विकासवाद का पिता है। मित्रों सावधान रहिएगा, जब भी कभी पेपर में आए विकासवाद का पिता कौन है, अरिस्टो है। राजनीति विज्ञान का पिता कौन है, अरिस्टो है। लेकिन ध्यान रखना प्लेटो और अरिस्टो दोनों आदर्शवादी हैं। प्लेटो उग्र आदर्शवादी है, अरिस्टो नम्र आदर्शवादी है। कहने का मतलब अगर अरिस्टो और प्लेटो में भी बंटवारा करना पड़े तो आपको सावधान रहना है, जो प्लेटो है यह उग्र आदर्शवादी है। कहने का मतलब यह आदर्शवाद को एकदम पूरी कठोरता से स्वीकार करता है, उग्र है। और जो अरिस्टो है वह नम्र आदर्शवादी है, नम्र आदर्शवादी है, अर्थात सरल आदर्शवादी जिसको हम कहते हैं, और वह विकासवाद का प्रणेता भी माना जाता है। तो उग्र आदर्शवाद, नम्र आदर्शवाद होने के नाते उन्हें हम आदर्शवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो मित्रों इस तरह से आप प्रत्ययवादी, आदर्शवादी अवधारणा आप समझ गए होंगे। अब दूसरी अवधारणा आई सावयवी या जैविकी अवधारणा। तो मित्रों कभी कभी आपसे पूछा जाता है अधोलिखित में से वह कौन सा विचारक है जो राज्य के जैविकी सिद्धांत का समर्थक है। तो सावधान रहिएगा, राज्य के जैविकी सिद्धांत का जो समर्थक विचारक है आपके सामने है प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो, हाब्स, रूसो, स्पेंसर। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि प्लेटो अरिस्टो ऊपर भी है नीचे भी है। तो मित्रों इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही विचारक कई तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो जो सावयवी विचारधारा है, जैविकी विचारधारा है, उसके महत्वपूर्ण समर्थक अरिस्टो, प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो, हाब्स, रूसो, स्पेंसर आदि सभी आते हैं। तो इसमें मित्रों आपसे पूछा जा सकता है अधोलिखित में से कौन राज्य के आंगिक सिद्धांत, जैविकी सिद्धांत का समर्थक विचारक है। अब उसमें दिया है, मान लीजिए उसमें उसने दे दिया, उसमें सिसरो दे दिया, डेविड रिकार्डो दे दिया, एडम स्मिथ दे दिया, मिल। अब आपको पूरी लिस्ट पता है। सिसरो आप देख रहे हैं कि खास तौर पर सिसरो नहीं, सॉरी, हाँ जी सिसरो दिया हुआ है, जिसमें प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो। अगर सिसरो आ गया है तो आप पूरी तरीके से सिसरो को भर देंगे और वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। तो मित्रों सावधान रहना कि सावयवी या जैविकी दृष्टिकोण में प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो, उसके बाद हाब्स, रूसो, स्पेंसर, ये सब विचारक आ गए और कोई एक विचारक आपके सामने रख करके
आपसे चेक करने के लिए पूछ सकता है, उसको आप क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद एक तो ये प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आपको समझने की कोशिश करना पड़े कि ये सावयवी विचारधारा है क्या, तो मित्रों इसको इस तरह से आपको समझना है, ये जितने भी विचारक हैं, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, सिसरो हो, हाब्स, रूसो, स्पेंसर हो, ये सारे के सारे विचारक पूरी तरह से राज्य को एक मानव शरीर के रूप में स्वीकार करते हैं, राज्य को एक मानव शरीर के रूप में स्वीकार करते हैं और व्यक्ति को राज्य के अंग के रूप में मानते हैं। कहने का मतलब उनका एक अपना संकल्पना है कि जिस तरह से मानव का शरीर कई अंगों से मिल करके बना होता है, हाथ है, मुंह है, पेट है, पैर है, आँख है, नाक है, कहते हैं जिस तरह से सारे ऑर्गन मिल करके एक मानव के शरीर का ढांचा तैयार करते हैं, मानव के शरीर को स्वरूप देते हैं, उसी तरह से सारे व्यक्ति मिल करके राज्य को स्वरूप देते हैं। लेकिन जिस तरह से एक अंग की गरिमा शरीर के साथ रहने पर होती है, अगर कोई अंग शरीर से अलग हो जाएगा मित्रों, तो सावधान रखना कि उस अंग की कोई गरिमा नहीं रह जाती है। जैसे मान लो अगर हाथ कट गया, पूरे शरीर, अब मान लो आप पूरे शरीर से स्वस्थ हैं, हाथ कट गया, अब इस हाथ की कोई गरिमा नहीं रह गई, सड़ गल जाएगा, डस्टबिन में फेंक देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन वह विकलांग शरीर तब भी बना रहता है। कहने का मतलब है इस हाथ की गरिमा, इस हाथ की गरिमा और इसकी प्रतिष्ठा, इसका महत्व तब तक है जब तक वह हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे वह शरीर से कट करके अलग हो जाता है, वैसे उस हाथ की कोई गरिमा नहीं रह जाती। ठीक इसी तरह से एक राज्य में व्यक्ति की गरिमा तभी तक रहता है जब तक वह समाज और राज्य का अंग बना रहता है। जैसे ही व्यक्ति समाज या राज्य से बाहर चला जाता है, वैसे ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन समाज और राज्य का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। इसी सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत कहते हैं। तो मित्रों सावधान रहना, सावयवी सिद्धांत शब्द जो आया है हमारे सामने, उसका मतलब होता है सावयव। अगर हम सावयव को तोड़ दें तो स धन अवयव, स धन अवयव, स मतलब होता है सहित, ध्यान रखिएगा, सहित, इसका मतलब हो गया अवयव के सहित, अर्थात जिसमें विभिन्न अवयव को स्वीकार किया जाए, अवयवी को स्वीकार किया जाए, अंग और अंगी को स्वीकार किया जाए, अंश और अंशी को स्वीकार किया जाए, ठीक है, तब उसको हम सावयवी अवधारणा कहते हैं। तो जैसे शरीर है विभिन्न अवयवों को मिला करके बना हुआ है, तो वो सावयवी कहलाता है। सावयवी का मतलब हो गया ऐसी विचारधारा जिसमें राज्य को एक मानव शरीर के रूप में कल्पना की जाए और व्यक्ति को शरीर के अंग की तरह कल्पना की जाए। जिस तरह से शरीर के अंगों की गरिमा, प्रतिष्ठा, महत्व, उपयोगिता शरीर से जुड़ करके रहती है, उसी तरह से व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता राज्य से जुड़ करके होती है। जिस तरह से अंग को शरीर से काट कर अलग कर देने पर विकलांग शरीर बना रहता है, लेकिन अंग खत्म हो जाता है, अंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह यदि कोई व्यक्ति समाज और राज्य से बाहर चला जाता है तो समाज और राज्य तो बना रहता है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं रह जाती। मित्रों हमेशा सावधान रखिएगा, जब भी कभी आपको चिंतन करना पड़े कि सावयवी विचारधारा क्या है, तुरंत सधन अवयव, अवयव सहित तुरंत संकल्पना लाइए। दूसरी चीज़ समझिएगा कि जहाँ भी सावयवी सिद्धांत होगा उसे हम आप कह सकते हैं जैविकी सिद्धांत का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य रूपी एक भौतिक संस्था को हम मानव शरीर के रूप में कल्पना कर लेते हैं, सजीव शरीर के रूप में कल्पना कर लेते हैं, और इसमें हम लोग बताते हैं जिस तरह से अंगों को मिला करके
अंग अर्थात जो अवयव के रूप में होते हैं, जिस तरह से अंग रूपी अवयव को मिला करके एक शरीर रूपी अवयवी तैयार किया जाता है, अंग रूपी अंश को मिला करके शरीर रूपी अंशी को तैयार किया जाता है, उसी तरह से व्यक्तियों को मिला करके राज रूपी संस्था का निर्माण होता है। और कहते हैं कि जैसे अंग की गरिमा शरीर से जुड़े रहने पर होती है, उससे अलग होने पर अंग की कीमत, अंग का महत्व खत्म हो जाता है। उसी तरह से व्यक्ति की गरिमा तभी तक रहती है, उसका विकास तभी तक होता है जब तक वह राज्य या समाज से जुड़ा रहता है। यदि वह राज्य से बाहर चला जाता है तो उसकी विकास, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी अवधारणा को हम सावयवी अवधारणा कहते हैं। दूसरी चीज मित्रों, सावधान रहना कि ये जो सावयवी विचारधारा है, ये राज्य को कल्पना मात्र नहीं मानता। हमेशा सावधान रहना। एक प्रश्न पूछता है, सावयवी विचारधारा स्वीकार करती है राज्य को काल्पनिक रूप में, राज्य को मानव शरीर के रूप में, फिर आपको और भी तमाम चीज़ें, राज्य को कृत्रिम रूप में, तमाम तरह से उसमें विकल्प बना बना के दे देते हैं। आप सावधान रहिएगा। सावयवी विचारधारा राज्य को काल्पनिक न मान करके एक मानव शरीर के रूप में स्वीकार करती है और राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार की निर्भरता को स्पष्ट करती है जिस प्रकार की निर्भरता शरीर और उसके अंगों के बीच में होती है। अर्थात शरीर और उसके अंगों के संबंध के आधार पर वह राज्य और व्यक्ति के संबंधों को परिभाषित करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सावयवी विचारधारा, जैविकी विचारधारा, जिसके समर्थक हैं प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हाब्स, रूसो, स्पेंसर, ये सारे विचारक हैं। तो मित्रों, इस पर 3 प्रश्न बन सकता है। वैसे 2 ही प्रश्न अब तक बने हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं केवल 2 प्रश्न बने हैं, लेकिन इस पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला तो प्रश्न बन सकता है समर्थक विचारक पर, कि मान लो उसने बना दिया कि भाई ठीक है, पेपर में दे दिया, अधोलिखित में से कौन सा विचारक है जो जैविकी सिद्धांत का समर्थन करता है। अब विकल्प में दे दिया ए, दे दिया ग्रीन, बी दे दिया लॉक, सी दे दिया सिसरो, डी दे दिया मार्क्स। आपको ऐसे दे दिया, अब आपको चेक करना होगा कि कौन सावयवी विचारक है। तुरंत सिसरो को हम भर देंगे, क्योंकि सिसरो वाला विकल्प मित्रों पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस पर आपको सावधान रहना है। एक तो प्रश्न इस तरह से बनेंगे। दूसरा प्रश्न बनेगा कि बताइए वह कौन सी अवधारणा है जिसमें राज्य को मानव शरीर के रूप में स्वीकार किया गया है। तुरंत जैविकी अवधारणा या सावयवी अवधारणा को ट्रिक मार देंगे। फिर उसके बाद वहाँ एक और चीज पूछ लेता है कि राज्य संबंधी वह कौन सी अवधारणा है जिसमें शरीर और उसके अंग के आधार पर व्यक्ति और राज्य के संबंध को परिभाषित किया गया है। तो भी हम सावयवी विचारधारा को ट्रिक मार देते हैं। तो इस तरह से मित्रों 3 प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, उस पर आपको सावधान रहना है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप सावयवी विचारधारा समझ गए होंगे। सावयवी जैविकी, इसका मतलब हुआ कि हम लोग मानव शरीर के रूप में राज्य को परिकल्पना करते हैं, राज्य को समझते हैं, राज्य के बारे में अप्रोच बनाते हैं, और जैसे अंग और शरीर अवयवी के रूप में मिलकर के काम करते हैं, उसी तरह से व्यक्ति और राज्य भी अवयव और अवयवी के रूप में मिलकर के कार्य संपन्न करते हैं। अब तीसरी विचारधारा आती है मित्रों व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। ध्यान रखिएगा, इसमें हम एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, स्पेंसर मिल, इन प्रमुख विचारकों को ध्यान में रखते हैं। तो मित्रों कई विचारक व्यक्तिवाद के अंतर्गत, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उतने ही नाम मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, लिखा है, जिनके आने की प्रबल संभावना है। 100% आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है वह राज्य को बिल्कुल सीमित कर देना चाहता है। व्यक्तिवाद ऐसी अवधारणा है जो बिल्कुल आदर्शवाद के खिलाफ है। अभी मैं आपको मित्रों समझा रहा था कि जो आदर्शवाद है वह राज्य को सब कुछ मान लिया, व्यक्ति को गॉड माना,
कहने के मतलब अगर मैं चित्र से यहाँ देखूं तो जो आदर्शवाद है वह राज्य को सर्वे सर्वा मान लिया, सुपर मान लिया, राज्य को उसने सुपर बना दिया। और जो व्यक्ति है उसको उसने नगण्य बना दिया, आप कह सकते हैं बिल्कुल लो लेवल पर उसने रखा। और राज्य को उसने साध्य बना दिया था, लक्ष्य बना दिया था, व्यक्ति को उसने साधन बना दिया था, व्यक्ति को उसने साधन बना दिया था। कहने का मतलब है राज्य सुपर है, राज्य साध्य है, व्यक्ति कमजोर है, गौड़ है, व्यक्ति साधन या उपकरण है, ऐसा कहना था आदर्शवादी विचारकों का। मित्रों इसी को पलट दीजिए, आप इसी को पलट दीजिए, तुरंत व्यक्तिवाद आ गया। कहने का मतलब अगर हम आदर्शवाद को पलट दें अर्थात आदर्शवाद का निगेटिव बोल दें तो हमारे सामने व्यक्तिवाद खड़ा है। अब अगर हम यहाँ आएंगे तो सीधे ये सारी चीजें उलट देंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे राज्य क्या है, साधन है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राज्य क्या है, साध्य है। कहने का मतलब हो गया शुरू में हमने कहा था कि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं, लेकिन मित्रों अब जब व्यक्तिवाद आ गया उसने राज्य को साधन बना दिया, व्यक्ति को साध्य बना दिया। व्यक्तिवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति के विकास के लिए राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राज्य के लिए व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये मित्रों दोनों एक दूसरे के विरोधी के रूप में हैं, हमेशा समझना। एक जानते रहो, उसको उलट दोगे तो दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई कि व्यक्तिवाद का मतलब हो गया कि व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है, व्यक्ति ही प्रमुख है, व्यक्ति के कल्याण ही साध्य है, लक्ष्य है, और राज्य तो साधन मात्र है, उपकरण है जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। तो कहने का मतलब हो गया व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, ऐसा मानना है व्यक्तिवादियों का। दूसरी चीज मित्रों समझना, व्यक्तिवादी राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते। कहने का मतलब व्यक्तिवादी लेसेस फेयर पॉलिसी में विश्वास करते हैं, व्यक्तिवादी अहस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कहने का मतलब वह राज्य को व्यक्ति के जीवन में किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। अब तीसरी चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, राज्य कम से कम शासन करे, अर्थात व्यक्तिवादियों का अप्रोच है मिनिमम गवर्नेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेट। कहने के मतलब ऐसा राज्य जो कम से कम शासन करे वह राज्य सबसे बेहतर होता है, ऐसा मानना है व्यक्तिवादियों का। तो आपको सावधान रहना है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं, व्यक्ति को सर्वे सर्वा मानते हैं, राज्य को उनके विकास के लिए उपकरण के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात व्यक्ति को मुख्य मानते हैं, राज्य को गौड़ मानते हैं। दूसरी चीज मित्रों सावधान रहिए कि जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है वह राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थक है, लेसेस फेयर पॉलिसी में विश्वास करता है। तीसरी चीज जो व्यक्तिवाद है वह कम से कम शासन का समर्थन करता है, मिनिमम गवर्नेंस का समर्थन करता है। मिनिमम गवर्नेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य के कम से कम शासन को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो इस तरह से मित्रों व्यक्तिवाद के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अगर और सरलता से इसको समझना पड़े, हमको देखना पड़े, तो इसको हम और आसानी से आपको समझा दें। जैसे अगर आपको परिभाषा करनी पड़ जाए कि व्यक्तिवाद क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक व्यक्ति दूसरा वाद। आप कहेंगे ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा, ऐसा दृष्टिकोण जिसका केंद्र बिंदु केवल व्यक्ति हो उसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा
जिसमें व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति का हित ही सब कुछ हो, व्यक्ति ही सर्वे सर्वा हो, व्यक्ति ही केंद्रीय भाव हो, व्यक्ति ही विकास का केंद्र हो, उसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से भी आप परिभाषा बना सकते हो। ऐसा वाद, ऐसी विचारधारा जो विकास का केंद्र बिंदु केवल व्यक्ति को माने, उसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। दूसरा, व्यक्तिवाद राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थक है, अर्थात वह व्यक्ति के जीवन में राज्य की घुसपैठ करने का विरोधी है। तीसरी चीज, जो व्यक्तिवाद है वह मिनिमम गवर्नेंस का समर्थक है, कम से कम शासन होना चाहिए, अगर हस्तक्षेप करना भी पड़े तो कम से कम हस्तक्षेप हो, इसका समर्थक व्यक्तिवाद है। अब मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आपसे प्राय एग्जाम में पूछा जाता रहता है, लगातार आपसे कभी न कभी पूछा जाता है। इसमें कहता है, व्यक्तिवादी कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। आप इस पर थोड़ा गौर करिएगा कि राज्य कहना क्या चाहता है। राज्य कहता है, जो व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही रोचक तथ्य यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो अगर हम इसको और थोड़ा ऊपर ले चलें, अब अगर हम इस चीज को ऊपर ले चलें तो हम कहते हैं राज्य बुराई है। ध्यान दीजिए, सीधी शब्द है, कहता है ऐ राज्य तुम बुरे हो लेकिन आवश्यक हो। ध्यान से समझिएगा, कहता है राज्य एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। यहां तीन शब्द आप देख रहे होंगे, राज्य एक बुराई है, जैसे आप यहां देख रहे हैं लिखा है राज्य एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। अब एक मन में प्रश्न आता है कि राज्य बुराई क्यों है। वो कहता है कि ऐ राज्य तुम इसलिए बुरे हो क्योंकि जब भी मैं अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई भी कार्य करके हम अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, तुम कोई न कोई कानून बनाकर मेरे विकास में बाधा पैदा करते हो। कहने का मतलब सीधे से शब्दों में वो कहता है ऐ राज्य तुम बुरे हो, इसलिए बुरे हो क्योंकि तुम कानून बना करके मेरे विकास में बाधा डालते रहते हो, फिर भी तुम आवश्यक हो क्योंकि तुम एक सुरक्षा उपलब्ध कराते हो, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो मेरा विकास भी संभव नहीं होगा। कहने का मतलब हो गया वह राज्य को एक बुराई मानता है। अब मित्रों, राज्य को बुराई क्यों मानता है? क्योंकि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उनके विकास को बाधित करता है, इसलिए बुरा मानता है। फिर भी कहता है ऐ राज्य तुम बुरे हो लेकिन आवश्यक हो। आवश्यक इसलिए हो क्योंकि तुम हमें सुरक्षा देते रहते हो। कहने का मतलब यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से वह आवश्यक मानता है, बुरा इसलिए मानता है क्योंकि राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप करता रहता है। तो आप कह सकते हैं कभी भी जब भी पेपर में आपके सामने प्रश्न आए या इंटरव्यू में प्रश्न आपसे पूछे और कहे कि भाई ये बताओ राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा व्यक्तिवादी क्यों कहते हैं, तो थोड़ा आप उसको बदल देना, लैंग्वेज थोड़ा बदलना, कहना कि राज्य एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। अब आप तब तोड़ के समझाएंगे कि राज्य एक बुराई है इसलिए बुराई है क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक अंदर तक प्रवेश करके हस्तक्षेप करता रहता है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना पूरा विकास नहीं कर पाता,
इसलिए उन्हें बुरा मानता है, आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है राज्य आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो उसमें दिया रहेगा विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, कुछ और विकल्प आपको दे देंगे, तो आप सीधे टिक मारेंगे सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वह राज्य को इसलिए आवश्यक माना क्योंकि राज्य पुलिस की सुविधा उपलब्ध कराती है, हमारे अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखती है, ये तमाम जो सुरक्षा राज्य उपलब्ध कराता है, इसीलिए वह राज्य का समर्थन करता है। और राज्य को बुरा इसलिए मानता है क्योंकि राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप करके, अनावश्यक कानून बना करके व्यक्ति के विकास में बाधा पैदा करता रहता है। तो इस तरह से मित्रों, आपने व्यक्तिवाद को समझ लिया और व्यक्तिवाद में 4 बिंदु दिमाग में रखिए। पहला, व्यक्तिवाद ऐसी अवधारणा है जो विकास का केंद्र बिंदु व्यक्ति को मानता है। दूसरा, व्यक्तिवाद व्यक्ति को सर्वे सर्वा मानता है, व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को उसका साधन मानता है। तीसरा चीज, व्यक्तिवाद अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थक है, लेसेस फेयर पॉलिसी में विश्वास करता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में वह हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता या कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करता है कि जहां बहुत आवश्यक हो वहीं अन्यथा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखा व्यक्तिवाद कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो मित्रों सावधान रखना, अगर इसको हम लोग थोड़ा बदल दें तो हम लिख सकते हैं राज्य एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। मित्रों अब हम इसको अगर कर दें तो भाषा हमने बदला है लेकिन मैटर वही है। राज्य एक बुराई है, पहले तो यही हम लोग निपट लेते हैं। बुराई इसलिए है क्योंकि हस्तक्षेप करता रहता है, कानून बना बना के टांग अड़ाता रहता है, हम कुछ भी करने चलते हैं तुरंत कानून बना करके रोक देता है, इसलिए राज्य बुरा है, राज्य गंदा है, लेकिन फिर भी आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमको सुरक्षा देता है। इसको आपको सावधान रहना है, इस तरह से आपको बढ़िया से समझना है। और समर्थक विचारक आप देख रहे हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, स्पेंसर मिल, ये जितने भी हैं इन सबको हम लोग व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। व्यक्तिवाद नकारात्मक उदारवाद का ही स्वरूप है। मित्रों अगर कभी आपसे कोई पूछ ले उदारवाद का पिता कौन है, तब भी आप लाख को बताओगे। नकारात्मक उदारवाद का पिता कौन है, तब भी लाख को बताओगे। परंपरागत उदारवाद का जनक, तब भी लाख। आधुनिक उदारवाद का जनक, तब भी लाख। व्यक्तिवाद का जनक, तब भी लाख। सावधान रहिएगा, लाख ने कई भूमिका अदा किया है। तो इतने सारे प्रश्न को भी आप एनालाइज करते रहिएगा। हमने उनके स्टेटमेंट को, व्यक्तिवादियों के अवधारणा को आपके सम्मुख क्लियर कर दिया। अब मित्रों नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है वह है अराजकतावादी, अराजकतावादी अप्रोच। आप देख रहे हो अराजकतावादी अप्रोच हमारे सामने आ गया। अराजकतावादी क्या कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं राज्य एक बुराई है लेकिन अनावश्यक है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अनावश्यक माना है, इन्होंने क्या माना था? आवश्यक माना था। अराजकतावादी कहते हैं व्यक्तिवादी खुद भ्रमित है। अराजकतावादी विचारक कह रहे हैं व्यक्तिवादी खुद भ्रमित है। कहते हैं आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो राज्य एक बुराई है फिर भी आवश्यक है। कहते हैं जो गंदा है, जो बुरा है, वह कैसे आवश्यक हो सकता है? अराजकतावादियों ने प्रश्न उठाया, इनको बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा व्यक्तिवादी भ्रमित है, व्यक्तिवाद भ्रम का शिकार है। व्यक्तिवाद कहता है कि अय राज्य तुम बुरे हो, गंदे हो, तुम बुरे हो, तुम्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते। बुरे इसलिए हो क्यों? क्योंकि आप कानून बना करके हमारे विकास में हमेशा बाधा डालते हो, लेकिन आवश्यक हो क्योंकि तुम सुरक्षा देते हो। अब इसी पर नाराज हो जाता है अराजकतावाद। अराजकतावाद कहता है कि जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ गलत है, वह आवश्यक कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा अय राज्य अगर तुम बुरे हो
और मेरे विकास में बाधा डालते रहते हो, शोषण का यंत्र बन जाते हो, तो तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुम अनावश्यक हो। यदि मैं अपना विकास कर सकता हूँ तो हम अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, आप यहाँ से जाओ, आपकी कोई आवश्यकता मेरी नहीं है। कहने के मतलब जो अराजकतावादी हैं, ये जो अराजकतावादी विचारक हैं, ये राज्य को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, राज्य का जोरदार खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य तुम बुरे हो इसलिए अनावश्यक हो। कहने का मतलब व्यक्तिवादी आवश्यक मानते हैं, अराजकतावादी अनावश्यक मानते हैं और शेष बातें समान हैं। यह भी राज्य को बुरा माना है, यह भी राज्य को बुरा माना है, लेकिन ये बुरा मानने के बावजूद भी सुरक्षा के लिए आवश्यक माने हैं। और इनका कहना है कि राज्य अगर तुम बुरे हो तो तुम कभी आवश्यक नहीं हो सकते हो, अर्थात ये अनावश्यक मान लेते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, जो अराजकतावादी हैं, हम कह सकते हैं कि अराजकतावाद क्या है? ऐसी विचारधारा जो राज्य के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं, राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, और इसका जो प्रतिपादक है प्रोधो है। और आप देख रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट इनकी है। ध्यान रखना मित्रों, अराजकतावाद जब हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन एक प्रोफार्मा दिमाग में रखे रहिए कि अराजकतावाद के दो स्वरूप होते हैं, एक दार्शनिक और दूसरा कठोर। जो कठोर विचारक हैं अर्थात जो उग्रवादी विचारक हैं वो कट्टर माने जाते हैं अराजकतावादी, और जो दार्शनिक हैं, जैसे आप देखते हैं थोरो है, गांधी है, टॉलस्टॉय है, गॉडविन है, प्रोदो है, ये सब क्या है? ये दार्शनिक है। और उधर क्रोपेटकिन, बाकुनिन, हाजस्किन, ये सब जितने विचारक हैं ये कठोर अराजकतावादियों की श्रेणी में आते हैं। तो अराजकतावाद भी दो तरह से हो जाता है। और मित्रों इसमें इनका आप केवल इतना से अप्रोच समझते चलिएगा कि अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है। अराजकतावादी कहते हैं राज्य सदैव विकास में बाधा डालता है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। कहते हैं कि अगर मैं अपना विकास कर सकता हूँ मैं अपनी सुरक्षा भी कर सकता हूँ। इस तरह से मित्रों राज्य को एक बुराई मानते हुए उन्होंने इसको अनावश्यक घोषित किया है। फिर उसके बाद मार्क्सवादी अप्रोच हमारे सामने आता है। मार्क्स ने राज्य को सदैव सर्वहारा वर्ग का, आप कह सकते हैं बिल्कुल सर्वहारा वर्ग के खून चूसने का यंत्र मान लिया। कहने का मतलब है मार्क्स राज्य का धुर विरोधी है। मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना मानता है। मार्क्स का कहना है कि राज्य शोषण का यंत्र है और इसी राज्य रूपी उपकरण को अपने हाथ में लेकर के जो पूंजीपति हैं उन्होंने मजदूर वर्ग का शोषण किया है। इसलिए जो मार्क्सवादी हैं वह भी राज्य को बुरा मानते हैं, राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं और राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखना, अराजकतावाद राज्य को तुरंत समाप्त करने की बात कर देता है, लेकिन जो मार्क्सवाद है राज्य को तुरंत समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि वो कहता है कि पूंजीपतियों ने इसी राज्य रूपी उपकरण को हाथ में ले करके, अर्थात राज्य रूपी उपकरण को स्थापित करके सर्वहारा वर्ग का खून चूसा है, सर्वहारा वर्ग का शोषण किया है। इसलिए सबसे पहले इसी राज्य रूपी उपकरण से सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों का विनाश करेगा। उसके बाद जब उसका आका समाप्त हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग नष्ट हो जाएगा, राज्य के पास कोई काम नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे राज्य स्वतः विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है राज्य के संबंध में वह भी पूरी तरह से निगेटिव है, राज्य की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राज्य ने पूंजीपतियों की तरफदारी करते हुए, पूंजीपतियों को सुरक्षा देते हुए, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन करके, एक उपकरण बन करके सर्वहारा वर्ग का शोषण किया है, मजदूर वर्ग का शोषण किया है। इसलिए राज्य की सत्ता से मार्क्सवादियों को सख्त नफरत है और इसके प्रमुख विचारक हैं मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्रामसी इत्यादि। तो सावधान रहिएगा इस पर। आपको ध्यान देना है कि जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो सभी विचारक राज्य की सत्ता से नाराज हैं, राज्य की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं और आप ये कह सकते हो कि राज्य को तुरंत समाप्त करने की बात नहीं करते, बल्कि
उनका एक अपनी सोच है, उनकी कल्पना है कि राज्य ने पूंजीपतियों को सुरक्षा दिया, सर्वहारा वर्ग का खून चूसा, पूंजीपतियों ने राज्य को अपने हाथ में रख करके सर्वहारा वर्ग का विनाश किया, तो इसलिए सर्वहारा वर्ग सबसे पहले राज्य को कब्जा में ले और राज्य को अपने कब्जे में लेकर के पूंजीपतियों का विनाश करे, और जब पूंजीपति मर जाएगा, पूंजीपति का विनाश हो जाएगा, तो राज्य के पास कोई काम नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे राज्य स्वतः विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब आप ये जान लीजिएगा कि जो मार्क्सवादी अप्रोच है वो राज्य को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुलवादी जो दृष्टिकोण आता है वह भी राज्य के संबंध में एक नई सोच प्रस्तुत करते हैं। बहुलवादी का मतलब होता है ऐसी विचारधारा, आप कह सकते हैं ऐसी विचारधारा जो राज्य रूपी संस्था के संप्रभुता को, निरंकुश संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते। ये आप देख रहे हो जो बहुलवाद शब्द है, हमको पहले इसको समझना है। आप चित्र से समझिए, ये समाज है, इसमें छोटी बड़ी बहुत संस्थाएं हैं। तो मित्रों ध्यान देना, ऐसी अवधारणा जो समाज रूपी संस्था के या संगठन के अंतर्गत छोटी बड़ी बहुत सारी संस्थाओं को स्वीकार कर ले और उनमें चारों चीज़ों का समर्थन करे। कहने का मतलब ये जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्था है, सभी संस्थाओं में चारों चीज़ें होंगी, जनसंख्या होगा, भूभाग होगा, सरकार का अस्तित्व रहेगा, संप्रभुता रहेगी, संप्रभुता रहेगी। कहने का मतलब ऐसी विचारधारा जो राज्य को निरंकुश सत्ता के रूप में स्वीकार न करके समाज में रहने वाली विभिन्न संस्थाओं में से, बहुल संस्थाओं में से एक बड़ी संस्था मानता है, स्टेट को एक बड़ी संस्था मानता है, और वह संप्रभुता की विरासत केवल राज्य को नहीं देता बल्कि सारी संस्थाओं को जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता प्रदान कर देता है। अर्थात राज्य की संप्रभुता संबंधी निरंकुश अवधारणा को खत्म कर देता है। ऐसी विचारधारा को हम लोग बहुलवाद कहते हैं। और मित्रों, बहुलवाद यह 20वीं सदी की विचारधारा है। कभी पेपर में आ जाता है कि बहुलवाद किस सदी की विचारधारा है, तो बहुलवाद 20वीं सदी की विचारधारा है। फिर दिमाग में रखना, बहुल माने बहुत, तो यही संकल्पना ध्यान रखिएगा। बहुलवादियों का कहना है कि समाज रूपी संगठन के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, बहुल संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं में से राज्य एक बड़ी संस्था है। कहते हैं कि संप्रभुता केवल राज्य की बपौती नहीं है, राज्य की विरासत नहीं है, बल्कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये सब सभी संस्थाओं में पाए जाते हैं। राज्य थोड़ी बड़ी संस्था है, उनके पास थोड़ी संप्रभुता अधिक होंगे, इतना सा ही अंतर हो सकता है, और वास्तव में सभी संस्थाओं में वह संप्रभुता पाई जाती है। यही पहली विचारधारा है जिसने संप्रभुता का विभाजन कर दिया, संप्रभुता को सीमित कर दिया, ससीम कर दिया, और यहाँ तक राज्य के निरंकुश सत्ता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। तो मित्रों सावधान रहना, अगर कभी पेपर में पूछे कि बताइए बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, तो गियर्क और मेटलैंड, जिसको हम गिरके भी कहीं कहीं कह देते हैं, तो गियर्क और मेटलैंड इसके प्रतिपादक हैं। आगे मित्रों हम एक जितनी विचारधारा आपके सामने लिखे थे, हम एक एक पर पूरा चैप्टर लेंगे, पूरे ढंग से एनालाइज करेंगे। आज तो मैंने केवल राज्य के संबंध में इन विचारधाराओं का दृष्टिकोण क्लियर किया था कि ये राज्य के बारे में क्या सोच रखती हैं, तो उसी को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए हमने सबका परिचय कराया था। तो बहुलवाद में आप थोड़ा इसमें भ्रमित हो जाते हो, लड़के कहते हैं कि सर यहाँ पर कठिनाई आई, लेकिन आप दिमाग बिल्कुल ओपन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुलवाद का मतलब ऐसा वाद
ऐसी विचारधारा जो राज्य जैसी बहुत सारी संस्थाओं को स्वीकार करे, जिसमें संप्रभुता, भूभाग, सरकार, जनसंख्या चारों तत्व मौजूद हों, अर्थात राज्य पर ही केवल संप्रभुता न माने बल्कि बहुल संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं में संप्रभुता होती है, राज्य के पास थोड़ी संप्रभुता अधिक होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है। उस विचारधारा को हम लोग बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद राज्य के संबंध में यह अप्रोच देता है कि अय राज्य, तुम्हारे जैसे मेरे पास बहुत संस्थाएं हैं, सब में संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकारी चारों तत्व मौजूद हैं। अरे तुम थोड़ी बड़ी संस्था हो, इसलिए तुम्हारे पास थोड़ी संप्रभुता अधिक है। और आप दूसरी चीज बहुलवाद स्पष्ट करता है कि अय राज्य, आप पुलिसमैन की भूमिका में नहीं रहोगे, आप कन्वीनर की भूमिका में रहोगे, समन्वयक की भूमिका में रहोगे। यदि इन सभी संस्थाओं में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो आप इनमें समन्वय स्थापित करोगे, सामंजस्य स्थापित करोगे, उनके बीच में आप कह सकते हैं मिलान स्थापित करोगे, आप उनमें पुलिसमैन की भूमिका में नहीं आओगे। इस तरह से वो जो बहुलवादी विचारक हैं, उन्होंने राज्य के एकलवादी दृष्टिकोण का खंडन कर दिया, राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का खंडन कर दिया, और यह एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में हमारे सामने आई, जिन्होंने राज्य की, आप कह सकते हैं, सुप्रीमेसी का ही एक तरह से तोड़ प्रस्तुत कर दिया। इस तरह से बहुलवाद के संबंध में मित्रों हमें 4 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला 20वीं सदी की विचारधारा है, दूसरा गियरको और मेटलैंड ने इसको जन्म दिया, तीसरा पहली विचारधारा है जिसने राज्य की निरंकुश संप्रभुता को अस्वीकार कर दिया, संप्रभुता को विभाजित किया, चौथा राज्य को पुलिसमैन की भूमिका में नहीं माना बल्कि कन्वीनर माना, पांचवा समाज के अंतर्गत छोटी बड़ी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, राज्य एक बड़ी संस्था है इसलिए उसके पास थोड़ी संप्रभुता अधिक होगी, अन्यथा जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता चारों में, सारे जितनी संस्थाएं हैं सब में मौजूद रहती हैं, ऐसा मानना है बहुलवाद का। इस तरह से मित्रों आपने सारी विचारधाराओं को जान लिया, समझ लिया। एक चीज़ और है कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जो राज्य शब्द है, द स्टेट, इस शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला विचारक कौन है। तो मित्रों यहाँ मैंने लिस्ट बना दिया है। मैकियावेली 16वीं सदी का इतालवी विचारक है, अपनी पुस्तक द प्रिंस में स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। कहने के मतलब राज्य शब्द का जनक या स्टेट शब्द का पहली बार प्रयोग करता विचारक मैकियावेली है, जिसने 16वीं सदी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में इसका यूज किया। दूसरी चीज, हाब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ नाम दिया है, लाक ने राज्य को समुदाय कहा, रूसो ने राज्य को समुदाय कहा, वाडी पॉलिटिक्स संस्था का नाम भी दिया है। इस तरह से मित्रों आपने राज्य के संबंध में अवधारणाओं को समझा है। हमेशा दिमाग में रखना, पहली अवधारणा आदर्शवादी, दूसरा सावयवी अवधारणा, तीसरा व्यक्तिवादी अवधारणा, चौथा अराजकतावादी अवधारणा, पांचवा मार्क्सवादी अवधारणा, छठा बहुलवादी अवधारणा। आपने सबको समझ लिया है। और चलते चलते एक बार 2 मिनट हम समराइज करवा देते हैं। आदर्शवाद में ध्यान रखना कि राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, राज्य को दैवी संस्था के रूप में स्वीकार करता है, और फिर उसके बाद सावयवी विचारधारा में राज्य को मानव शरीर के रूप में, अवयवी के रूप में मानता है, व्यक्ति को अवयव के रूप में मानता है। जैसे अंग से मिलकर राज्य बनता है, अंग से मिलकर के मानव शरीर बनता है, और मानव शरीर से जुड़ करके अंग की कीमत बनी रहती है, अंग की गरिमा बनी रहती है। उसी तरह से व्यक्ति भी राज्य से जुड़कर ही अपना विकास कर सकता है। जैसे अंग शरीर से कट जाए तो वह सड़ गल जाता है, उसकी कोई गरिमा नहीं रह जाती। उसी तरह से अगर राज्य से व्यक्ति कट करके अलग हो जाता है तो व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं रह जाती, कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसी अवधारणा को सावयवी अवधारणा कहते हैं। मित्रों इनको जैविकी सिद्धांत भी नाम देते हैं, क्योंकि इन्होंने राज्य रूपी संस्था को मानव शरीर के रूप में स्वीकार किया। तीसरी चीज आपने देखा था व्यक्तिवाद को,
तो मैंने बढ़िया समझाया था। व्यक्तिवादी कहते हैं राज एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। क्यों बुराई है? क्योंकि राज्य कानून बना के हस्तक्षेप करता रहता है, मुझे अपने प्रतिभा के अनुसार विकास करने नहीं देता, इसलिए वह बुरा है। लेकिन आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें राज्य से सुरक्षा मिलती है। दूसरी चीज़, यहाँ व्यक्तिवाद व्यक्ति को सब कुछ मानता है, राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन मानता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति साध्य हो गया और राज्य साधन हो गया। मिनिमम गवर्नेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेट, इसी अवधारणा को समर्थन देता है। उसके बाद अराजकतावाद आता है। अराजकतावाद व्यक्तिवाद का खंडन कर देता है, कहता है व्यक्तिवादी भ्रम में जी रहे हैं, राज्य को बुरा भी मानते हैं लेकिन आवश्यक भी मानते हैं। ये कहते हैं कि ऐ राज्य तुम बुरे हो इसलिए तुम कभी आवश्यक नहीं हो सकते, अर्थात इन्होंने राज्य को बुरा मानते हुए अनावश्यक मान लिया है। फिर उसके बाद मार्क्सवादी आते हैं, इन्होंने राज्य को सर्वहारा वर्ग का खून चूसने वाला यंत्र माना, राज्य को शोषण का यंत्र माना और उसे उखाड़ फेंका, उसका विरोध किया। फिर बहुलवादी आते हैं। बहुलवाद का बहुल मतलब होता है मित्रों बहुत। इन्होंने समाज की एक संरचना सामने रखी। उन्होंने कहा कि राज्य तुम्हारे ही पास उसमें संप्रभुता नहीं है, बल्कि समाज में बहुल संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं हैं। तुम थोड़ी बड़ी संस्था हो इसलिए तुम्हारे पास थोड़ी संप्रभुता अधिक होगी, अन्यथा संप्रभुता तो इन सब में मौजूद रहती है। आप पुलिसमैन रूप में नहीं रहेंगे, आप सदैव कन्वीनर की भूमिका अदा करेंगे, अर्थात जब इन संस्थाओं में कोई विवाद होगा तो आप समझौता कराएंगे, आप पुलिसमैन की भूमिका में यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। और मित्रों, आपने खुद देखा इन सारे बिंदुओं को, तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप राज्य की अवधारणा को समझने में सफल होंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बेहिचक आप मैसेज करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन कर देंगे। आप पूरी तरीके से बने रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है निश्चित रूप से लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि इससे टीचर को भी पुनर्बलन मिलता है। दूसरी चीज़, आपके लिए वह और उत्साहित होकर के वीडियो लेकर के आने के लिए तैयार रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।